किसी मित्र ने पूछा है कि ये जो लाओ त्सु थे, ये कौन थे? इनके बारे में कुछ बोलिए। तो लाओ त्सु से भई मैं बहुत प्रभावित रहा और कुछ साल ज़िंदगी के ऐसे आए कि मुझे पता नहीं होता था अब अगले हफ्ते मैं कहाँ रहने वाला हूँ, कहाँ जाऊँगा। और बीच-बीच में घबराहट भी होती थी। तो उनकी एक कोटेशन थी, फ्लोट डू नॉट स्विम, फ्लोट डू नॉट स्विम, मतलब तैरो नहीं बहो। और उससे मुझे बहुत सहारा मिला। बहने के लिए बहुत बढ़िया तैराक जो होगा वही बह सकता है। बहने का मतलब कि आप पानी की सतह पर हो और नदी जिधर जा रही है उधर ही आप जा रहे हो, तो सतह पर रहने के लिए काफ़ी स्किल चाहिए। आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन पहले से जो स्किल है तैरने का, वो समय काम आएगा। एफर्टलेस, इसका दूसरा अर्थ ये हो सकता है एफर्टलेस लिविंग। नेचर आपको अपने आप ले जा रही है, आप कोई जोर मत लगाओ, जोर मत लगाओ, बस जिधर-जिधर रास्ता मिल रहा है चलते जाओ। तो वैसे तो पूरी ज़िंदगी में मैंने ऐसे ही किया। अपनी कोई ज़िद नहीं रही कि मुझे इधर ही जाना है। और जब पता चल गया ये रास्ता है, तब उसके लिए एनर्जी आ जाती थी। मान लीजिए उस रास्ते पे चलने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, तो मुझे बहुत आश्चर्य होता था कि वो एनर्जी होती थी। अ, उसी समय वो अवेलेबल हो जाती थी जब चाहिए। तो लाओ त्सु बुद्ध के समकालीन थे, मोटा-मोटा 6th सेंचुरी बीसी। जब भारत में बुद्ध थे तो चीन में लाओ त्सु थे। लेकिन लाओ त्सु के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है। अ, तो बहुत प्रकार की कहानियाँ हैं उनके बारे में। लेकिन काफ़ी लोग इस बात से सहमत हैं कि वो राजा के सलाहकार थे। कुछ कहते हैं उनकी उम्र बहुत लंबी थी, तो वो कई राजाओं के सलाहकार रहे। और एक जगह तो मैंने पढ़ा कि वो 200 कुछ साल के हो गए थे और उस समय भी किसी राजा के सलाहकार थे। लेकिन या तो राजा ठीक से चल नहीं रहा था उनकी सलाह पे, या उनकी उम्र ज़्यादा हो गई थी, इसलिए उन्होंने वो वो चल पड़े पश्चिम की तरफ। और बहुत सिंपल ऐसे कपड़ों में कि कोई पहचान ना सके, आम जो साधारण लोग होते हैं। लेकिन एक गेट कीपर था कि कुछ लोग कहते हैं राजा था। तो मुझे जो वर्ज़न पसंद आया वो राजा वाला आया कि कोई राजा था और उसने गुप्तचर छोड़े हुए थे। उसको पता चल गया था लाओ त्सु इधर से गुजरेंगे, और बैल पे बैठ के, और जैसे शिव जी का भी बैल होता है ना, तो हिमालय की ऊंची जगहों पे शायद घोड़ा काम नहीं आता। घोड़ा बर्फ़ में चलने के लिए नहीं है जानवर, पर बैल। तो कि राजा ने क्या किया, गुप्तचर आए, उन्होंने बोला आज रात लाओ त्सु यहाँ से गुजरेंगे। तो लाओ त्सु बीच सड़क पे, सड़क होती होगी, बैलगाड़ियाँ वगैरह जाती होंगी उस पे, एक कपड़ा बिछा के, अब रात को तो कोई नहीं जाने वाला था, लेकिन उसको पता था लाओ त्सु इधर से ही आएंगे। राजा बैठ गया, एक कपड़ा बिछाया, वो रास्ते पे धूल में बैठ गया। अब लाओ त्सु आए आए आए, जब बहुत नज़दीक आ गए तब लाओ त्सु ने अपना बैल रोका, नीचे उतरे। तो राजा ने प्रणाम किया,
लाओ त्सु ने कहा कि भाई इस रात आप यहाँ सड़क पे, कौन है आप? उसने बोला मैं यहाँ का राजा हूँ और मुझे मालूम था कि आप तो रुकेंगे नहीं अगर मैं किसी और को भेजता, लेकिन अब आपसे तो गुजारिश है, तो मैं इसीलिए कई घंटों से इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम चाहते क्या हो? तो उस राजा ने बोला कि आपने तो बहुत अच्छी-अच्छी बातें बोली हैं और लोग एक-दूसरे को बताते हैं, बताते-बताते लोगों को पता चला, लेकिन समय के साथ ये गायब हो जाएँगी, आपके शब्द गायब हो जाएँगे। एक्चुअली आपने क्या बोला? तो कि मैं चाहता हूँ कि आप जितना भी आपका विज़डम है, आप बोलिए। और मैंने कि कई सारे लिखने वाले इकट्ठे किए हुए हैं जो बहुत विद्वान हैं, अच्छा लिखते हैं, सही लिखते हैं और वो कंपेयर भी फिर कर सकते हैं। हर विद्वान अ, लिखेगा जो आप बोलेंगी, ताकि वो कंपेयर कर सकें, भई कोई शब्द ऐसा था कि ऐसा था। अब लाओ त्सु ने बोला जो राजा बैठा है तो मानना ही पड़ेगा। तो कहते हैं 3 दिन 3 रात लाओ त्सु उनके महल में रुके और बोलते रहे। बीच-बीच में बहुत कम आराम किया और ये लिखने वाले लिखते रहे। तो वो जितना उन्होंने बोला, वो बनी 81 कविताएँ और तब उस किताब का नाम रखा गया ताओ ते चिंग। और ताओ ते चिंग का मतलब है कि रास्ता, असली रास्ता क्या है ज़िंदगी का। एक-एक कविता कमाल की है ताओ ते चिंग की। और छोटी-सी किताब है, आप ले लीजिए, खरीद लेना। और हिंदी का ट्रांसलेशन मुझे तो भाई बहुत अच्छा मिला नहीं अभी तक, पर इंग्लिश ट्रांसलेशंस हैं बहुत सारे, 200 से ज़्यादा ट्रांसलेशंस शायद केवल अंग्रेज़ी में हैं। तो अब आपके हाथ कौन सा ट्रांसलेशन पड़ेगा पता नहीं। अ, मेरे पास एक किताब थी उनकी, करीब 30-35 साल पहले की बात है, बहुत बड़ी, मतलब वो जितना ये फोर साइज़ होता है उससे भी शायद थोड़ा बड़ा आकार था उसका। और उसमें किसी ने क्वांटम फिज़िक्स से और कहाँ-कहाँ से कंपेयर भी किया हुआ था। और वो किताब मेरी फिर पता नहीं कहाँ होगी। क्योंकि मैं ट्रैवल करता रहता था, अपना सामान छोड़ता रहता था पीछे। जैसे किसी दोस्त के घर में हूँ कि यार मैं तो जा रहा हूँ, तो वो सामान फिर वहीं रह गया, दोबारा में आया ही नहीं, कई जगह। तो फिर यहाँ भी एक किताब थी, होगी कहीं किसी के पास, एक पतली-सी, पर बहुत अच्छा ट्रांसलेशन शायद ये नहीं है। तो अब वो तो भई आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत विराट है, पर मैं मेन आइडियाज़ उनके बता देता हूँ। तो एक तो ये मेडिटेशन, उन्होंने नाम चाइनीज़ नाम है, और तो सीधे मेडिटेशन नहीं बोला, पर स्टिलनेस बहुत बार वो बोलते हैं। स्टिल हो जाओ, एकदम कोई थॉट नहीं, और तब कि पूरा ब्रह्मांड रिसेप्टिव हो जाता है, आप कनेक्ट हो जाते हैं पूरे ब्रह्मांड से। तो स्टिल होना सीखो, मतलब मेडिटेशन। और एक वो बात ये करते हैं कि नेचुरल रहो, मतलब ज़िंदगी किधर जा रही है उसको सेंस करो कि जीवन की दिशा इस समय क्या है, और दुख से सुख से डिस्ट्रैक्ट मत हो, और उसकी दिशा जिधर है उधर बहुत कम एफर्ट लगेगा। आपके जीवन की जो गति है वो प्रकृति अपने आप तय करती है। तो वही शायद फ्लोट डू नॉट स्विम वाली फिलॉसफी, उसको एफर्टलेस लिविंग भी बोल सकते हैं। एफर्टलेस लिविंग, कोई अ, संघर्ष न हो जिसमें। इसका एक उदाहरण मेरे पास है कि आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता हो, जैसे रविशंकर जी थे, वो जब सितार बजाते थे तो सितार पे ऐसे ही भी वो उँगलियाँ मारें तो
कोई सुर निकलेगा बहुत बढ़िया, डिस्कॉर्डेंट आवाज़ें नहीं निकलेंगी। तो अब रविशंकर जैसे आर्टिस्ट को कोई बोले कि जी कुछ सुनाओ, और सितार ट्यून किया हुआ है पहले से, तो वो बस कुछ भी बजा सकते हैं एफर्टलेसली, कोई एफर्ट नहीं। अब वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स ताने भी लगा रहे हैं, लेकिन बज रहा है क्योंकि, तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एफर्टलेस का मतलब ये नहीं कि कुछ मत करो, यार है कि बस की बात नहीं है। उसके लिए तैयार होना पड़ेगा आपको पहले। तैयार कैसे आप होंगे? प्रैक्टिस से। जैसे सितार सीखना पड़ेगा पहले, सीखते 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 तब एक स्थिति आएगी जिसको एफर्टलेस कहते हैं। जैसे मेडिटेशन भी ना, अब स्टिलनेस इतनी जल्दी थोड़ी होती है। स्टिलनेस मन में आ जाए, उसी में कई साल भी लग जाते हैं। तो लेकिन वो कहाँ पहुँचना चाहिए, उसकी बात करते हैं। और उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो उन्हीं के लिए हैं जो इस मार्ग पर हैं, आध्यात्म के मार्ग पर हैं, और काफ़ी तय कर चुके हैं, काफ़ी एक्सप्लोर कर चुके हैं। तब आसान है उनको समझना भी और उसको जीवन में उतारना भी। और वो कई पोएम्स में बार बार बोलते हैं कि ये बात बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत कम लोग इसकी प्रैक्टिस कर पाते हैं। ताओ की, अब ताओ क्या है? ताओ का मतलब वो एनर्जी, वो रास्ता जो अल्टीमेट है। तो वो ये नहीं कहते थे सब छोड़ छाड़ करके और जंगल में चले जाओ और वहाँ ध्यान करो, ये नहीं। ज़िंदगी को ही आप ऐसे जियो कि फ्लोट डू नॉट स्विम। इस तरीके से रिलेशनशिप में वो ये बोलते थे कि वहाँ भी रेजिस्ट मत करो। जैसे स्त्री पुरुष का ही रिलेशनशिप ले लो, कुछ टाइम आप रहे साथ, अब ज़िंदगी में एक समय ऐसा आया कि वो प्रेम नहीं रहा, वो आकर्षण नहीं रहा जो पहले था, और कुछ डिस्टेंस आने लग गया। तो अब एफर्ट मत करो ज़बरदस्ती उस डिस्टेंस को भरने का। मतलब आप उसको सेंस करो कि ये तो जब जैसा है तब वैसे रहो। फिर वो कहते हैं कि ह्यूमिलिटी, कंपैशन, पेशेंस, ये ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स हैं ज़िंदगी में। जो आपके पास जो खजाना है, होना चाहिए, वो ये है। मतलब है तो सबके पास, पर हम पता नहीं लगाते। कंपैशन सबके लिए, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और ह्यूमिलिटी, विनम्रता। तो विनम्रता का उदाहरण जब वो देते हैं तो पानी को लेते हैं मेटाफर, कि संत लोग पानी की तरह होते हैं। अब संत शब्द का उपयोग तो नहीं करते, मतलब जो अच्छे लोग हैं, सेंट बोलते हैं वैसे वो बहुत बार, तो वो पानी की तरह है। पानी में क्या गुण है? पानी कोई एफर्ट नहीं कर रहा है बहने में, उसका स्वभाव है बहना। और पानी कोई भेदभाव नहीं करता, भाई कौन पी रहा है मेरा पानी, कौन नहीं पी रहा है। पानी ऐसी ऐसी जगह भी चला जाता है जो बहुत लो लाइंग, पानी नीचे को जाता है ना, तो नीचे जाते जाते उन जगहों पे भी जाता है कि बहुत ज़्यादा गंदी जगह हैं जिनको हम अवॉइड करते हैं, सब जगह जाता है। और अब सारी फसलों को सींचते हुए वो कुछ नहीं कर रहा है, वो अपने स्वभाव में बह रहा है बस। ऐसे हम ज़िंदगी जी सकते हैं, और तब हमारी ज़िंदगी बहुत सार्थक भी होगी। हम मज़े से भी जिएंगे, लेकिन वो बेनिफिशियल होगी समाज के लिए। अगर हमारे अंदर ये विनम्रता आ जाए, और ये फ्लोट डू नॉट स्विम को हम समझ सकें और वैसे चल सकें। फिर वो कहते हैं ये एम्बिशन बहुत बड़ा दुश्मन है, कुछ बनने की, दिखने की इच्छा। तो कहते हैं कि जो समझदार लोग हैं वो चोटी नहीं बनना चाहते, वो घाटी बनना चाहते हैं। और जबकि बारिश होती है, अमृत बरस रहा है, चोटी पे नहीं टिकेगा वो। चोटी पे जैसे ही बारिश होगी वो पानी नीचे चला जाता है, और सब कहाँ जाता है? वैली में। वैली दूर से दिखेगी नहीं, तो वैली को ये चिंता नहीं होती कि मैं दिखूं। वैली सबसे नीचे होती है, घाटी।
और लेकिन सारा पानी वहीं चला जाता है अपने आप, जबकि पीक सूखा रहता है, वहाँ कोई पानी का स्रोत नहीं होता। तो सिंपल सिंपल चीज़ों से उन्होंने बहुत गहरी गहरी बातें बता दी। कहते हैं कि करीब आधा बिलियन जो जनसंख्या है संसार की, वो ताओइस्ट है, इस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। तो चाइनीज़ दर्शन पे कन्फ्यूशियस एक हुए, उनका भी बहुत असर रहा। तो कन्फ्यूशियस कहते हैं कि इनके डिसाइपल थे लाओ त्सु के, वो भी तभी के हैं 6th सेंचुरी BC, जबकि हमारे बुद्ध भी हैं। तो बाकी तो आप उनकी किताब पढ़िए, ताओ ते चिंग पढ़िए, राजाओं के लिए, क्योंकि वो सलाहकार थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये अचानक जो रिवाइवल हुआ ये ताओ ते चिंग का, अभी पिछले 100 साल में, हो सकता है थोड़ा और ज़्यादा, तो उसका एक कारण ये है कि अभी के जो हालात हैं तो उनमें काफ़ी रेलेवेंट है। तो वो कहते हैं कि जो जितना बड़ा है, शक्तिशाली है, उसको उतना विनम्र भी होना चाहिए राजा को। आज के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जो अमेरिका है, रूस है, अगर वो विनम्र भी हो जाए बहुत ज़्यादा, तो फिर सारी दुनिया में शांति आ सकती है। लेकिन जिसके पास जितने ज़्यादा हथियार हैं, जितनी सामरिक तैयारी है, वो उतना ज़्यादा घमंड भी हो जाता है, तो इसलिए गड़बड़ होती है। एक वो कहते हैं कि जो अच्छा राजा है वो अपने हथियारों को कभी दिखाता नहीं है किसी को, उनको गुप्त रखता है। लेकिन यहाँ दिखावे का बहुत ज़्यादा है कि हम सबसे बड़े हैं इत्यादि। तो उनकी जो सलाह है वो हर प्रकार के लोगों के लिए रेलेवेंट है। और बुद्ध से काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, जैसे यही है कि भाई सिंप्लिसिटी, विनम्रता, सेवा भाव जैसे पानी का है, ग्रैटिट्यूड कि भाई जैसा है वैसा ठीक है। जितने गुण बताए जाते हैं, लेकिन उनका जो कहने का स्टाइल है और जो समझाने का कविताओं में जिस तरीके से उन्होंने समझाया है वो बहुत रिमार्केबल है। तो आप पढ़ना, ताओ ते चिंग आसानी से में आपको मिल जाएगी।